बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के तहत फ़िज़िक्स के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जी, उनमें आपका अगला लेक्चर बच्चों आपके सामने हाज़िर है। पिछला लेक्चर बच्चों आपका ये लास्ट टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में शुरू कर लिया था चैप्टर 1 का, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम से। और पिछले लेक्चर में हमने चंद क्वांटिटीज़ की आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि कैसे डायमेंशंस ऑफ ए फ़िज़िकल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। एम, एल और टी के लफ्ज़ों में, मैस और लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में उसका फार्मूला बनाते जाना है, तो आखिरकार वो डायमेंशन उसकी मिल जाएगी एम, एल और टी के लफ्ज़ों में। मैंने बच्चों सॉल्व की थी, नोट्स पे सॉल्व की हुई थी और आपके लिए डिस्कस की थी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ये कैसे बनी थी ये देख लिया था पिछले लेक्चर में, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वर्क की, पोटेंशियल एनर्जी की और चंद एक और भी मैंने आपको ख़ुद करने को दी थी, उनमें से आपने ये दोनों कर ली होंगी। बड़ा इजी है, वर्क की डायमेंशन आपने निकाली होगी, F इंटू एस उसका फार्मूला होता है। ख़ुद F जो है F इज़ इक्वल टू एम ए होता है और मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस s है। तो आपने मास की डायमेंशन और एक्सेलरेशन की और फिर डिस्टेंस की लिखी होगी, तो फिर ये निकली होगी। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 कैसे बनी, एम जी एच फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का m है मास, कैपिटल M उसकी डायमेंशन हुई। g बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट है, तो एल टी माइनस 2 उसकी डायमेंशन। और h हाइट है, हाइट भी लेंथ है उसकी l हुई। ये l दो दफ़ा है, l स्क्वायर और t की पावर माइनस 2, ये भी वही एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आपने देखा कि रिज़ल्ट ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग निकला। यहाँ से पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है वही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है और वही बच्चों वर्क की डायमेंशन है, और ऐसा होना भी चाहिए था। आपने कल के लेक्चर में कहीं देखा था कि डायमेंशंस बताती हैं किसी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर, मयारी फितरत। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिफरेंट था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। बज़ाहिर देखने में मुख्तलिफ फार्मूले हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच है, बिल्कुल अलग से है, मुख्तलिफ है। वर्क का बच्चों एफ इंटू एस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ, ये तीनों देखने में बिल्कुल मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन डायमेंशंस तीनों की सेम निकली हैं। डायमेंशनल फार्मूले तीनों के सेम आए हैं। यही तो बच्चों पहला वो फ़ायदा, और भी बहुत से हैं, और भी हैं यूजेस या फ़ायदे, लेकिन पहला बुनियादी फ़ायदा डायमेंशन का जो पिछले लेक्चर में भी मेंशन हुआ था, डिस्कस हुआ था, कि डायमेंशंस बताती हैं किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर। यहाँ से पता चला कि इन काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, इनकी क्वालिटेटिव नेचर एक जैसी है, मयारी फितरत एक जैसी है। और उसकी वजह है, आपको पता है क्यों एक जैसी है बच्चों। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की भी जूल है, वर्क की भी जूल है। और आपको ये भी मालूम है, पढ़ा हुआ है आपने, कि कोई चीज़ ऊपर से जब फेंके नीचे को आ रही हो, तो जो पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ऊपर, फिर नीचे जाते जाते वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती गई, आपको पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होती हैं। और ख़ुद वर्क भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर कुछ ले जाएँ, तो जितना आपने वर्क किया था, जितने जूल, उतने जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, वो वर्क उस बॉडी में आ जाएगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ें एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, बाहमी तौर पर एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। वर्क भी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, और इनकी यूनिट भी सेम है, तो फिर जूल है यूनिट, तो फिर इनकी डायमेंशन भी ऑटोमेटिकली सेम आई है, आनी भी चाहिए थी, और साबित हुआ कि इनकी एक जैसी नेचर है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट फिर से दोबारा हाईलाइट हो गया, जो पीछे भी हमने कहीं बयान किया था। क्वालिटेटिव नेचर एक जैसी है अगर डायमेंशन सेम है। ये थोड़ी सी बात बच्चों पिछले लेक्चर से रिलेटेड एक बात कर दी। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने आपका जो अगला पेज है, अगला हिस्सा इस लेक्चर का, जो डायमेंशन वाला जो टॉपिक था उसका, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस में बच्चों टोटल 2 यूजेस हैं जो आपके कोर्स में दिए हुए हैं। पहला है टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ ए फिज़िकल इक्वेशन। होमोजेनिटी, यकसानियत, एक जैसे होना, यकसानियत, ये पहला यूज़ है। और आगे चल के बच्चों दूसरा फिर यूज़ बाद में आएगा, वो होगा डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूला। एक मुमकिन फार्मूला उसको डिराइव करना, अखज़ करना, डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए। इन दोनों का तज़किरा हम करते हैं। यूज़ेस में पहले यूज़ पे आते हैं जी। डायमेंशंस का पहला यूज़ बच्चों क्या है, टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ ए फिज़िकल इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ ए फिज़िकल इक्वेशन, किसी फिज़िकल इक्वेशन का यकसां होना, एक जैसा होना। एक फ़िज़िकल इक्वेशन जो बच्चों होती है, उसकी एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है, एक उसकी राइट हैंड साइड होती है। LHS और RHS पता है आपको।
तो हमने जब किसी फिज़िकल इक्वेशन या फिज़िकल फार्मूला चेक करना है डायमेंशंस की मदद से, तो उसमें हमने ये बच्चों दो चीज़ें, ये दो रूल्स हैं जो हमने उसमें असल में चेक करने होते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला रूल, ओनली दोज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर हुज डायमेंशंस आर दी सेम। सिर्फ वही दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। ये पहले भी आपकी कोई तकरीबन जानी पहचानी सी बात है। आप ऐसे ही ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ वही क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी यूनिट सेम हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ 12 किलोग्राम प्लस मैं लिखूँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? या मैं लिखूँ 4 मीटर प्लस मैं लिखूँ 3 सेकेंड्स, तो इसका क्या आंसर हुआ? ये बच्चों दोनों ही मीनिंगलेस मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही पॉसिबल नहीं हैं। बच्चों आप मैथ्स में टेम्परेचर ऐड कर दें या लेंथ में आप टाइम ऐड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तफरीक करें, ये पॉसिबल नहीं है। आप मैथ्स में मैथ्स ऐड कर सकते हैं, 4 kg प्लस 2 kg, अब ये मीनिंगफुल है। 6 kg, अब ये चीज़ मीनिंगफुल है, ये ठीक है। ऐसे ही 4 मीटर माइनस 3 मीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ये भी मीनिंगफुल है। तो कुछ ऐसी ही बात बच्चों यहाँ पर है। तो पहली बात हम क्या करने लगे हैं कि डायमेंशंस में ओनली दोज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर हुज डायमेंशंस आर दी सेम। सिर्फ वही आपस में जमा या तफरीक हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। अगली बात, दूसरा रूल, इक्वेशंस मस्ट बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इक्वेशंस जो होंगी, फिज़िक्स की जो इक्वेशंस हैं, वो ज़रूर डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, डायमेंशन के ऊपर पूरी उतरती हों, डायमेंशंस को ओबे करती हों। इस बात का मतलब क्या है? दैट इज़ बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। कोई फार्मूला सही होगा, अगर फिज़िक्स का फार्मूला सही है तो उसको ये दो शर्तें तो लाजमी पूरी करना होंगी। उस फार्मूले में जो भी क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आएँ, यकीनन उनकी डायमेंशन सेम है, वरना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती थी। और उस फार्मूले का सही होने का ये भी मेयार है कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन पूरी की पूरी राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी, तभी वो फार्मूला ठीक है, वरना फिज़िकली वो फार्मूला गलत है, डायमेंशनल तौर पर वो फार्मूला गलत है। अब इस बात, ये दो चीज़ें हम अप्लाई करके देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है आगे। कुछ ये मैंने नोट्स पे की है, कुछ मैं एक मिसाल भी और भी समझाने के लिए दे देता हूँ। तो कहता है द डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला और इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन वाला जो तज्जिया होता है, वो किसी इक्वेशन की करेक्टनेस, किसी इक्वेशन की या फार्मूले की सही होना चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? ये अभी थोड़ी देर बाद हम अप्लाई करके देखते हैं इस चीज़ को। बाई चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन वी शो दैट, किसी इक्वेशन की यकसानियत चेक करने से मुराद ये होती है कि हमने ये शो करना होता है कि डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर है डायमेंशन ऑफ RHS के। आगे एक मिसाल यहाँ पर दी है, और भी मिसाल अभी बाद में एक और भी देते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। कहता है लेट ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। आइए फ़र्ज़ कीजिए कोई बंदा, उसने रेस्ट से शुरू किया एंड एक्सेलरेट्स, और वो एक्सेलरेट किया यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसने, यानी एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म पर बढ़ती गई विद एन एक्सेलरेशन a ड्यूरिंग टाइम t ही कवर्स ए डिस्टेंस x। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम बता दिए, x क्या है, a क्या है, vi क्या चीज़ है, t क्या चीज़ है। देन वी हैव, ये फार्मूला आपका जाना पहचाना है जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सब जानते हैं। vi बच्चों यहाँ 0 थी, फार्मूला बाहर ये बना x इज इक्वल टू हाफ AT²। अब ये जो फार्मूला एक नया समझिए बन गया, डिस्टेंस की जगह x पुट किया, तो नाउ वी चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला। इस इक्वेशन 1 की करेक्टनेस सही होना चेक करते हैं। तो एज़ फॉलोज़, ये मंदरजा ज़याल हम इसको सही चेक करने लगे हैं। तो डायमेंशंस क्या, कैसे चेक करना है जी इसको? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखनी है और पूरी राइट हैंड साइड की देखनी है, क्या सेम आती हैं कि नहीं। अगर सेम आती हैं तो ये फार्मूला डायमेंशनली सही है। तो कहता है डायमेंशंस ऑफ LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन x है, वो तो फासला था, लेंथ है उसकी, तो हमें पता है क्या है, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट्स। और डायमेंशन ऑफ RHS इसकी हाफ AT² है, ये आपको पता है, ये हाफ अगले स्टेप में नहीं आएगा। डायमेंशन है तो फिर इसका मतलब ये हाफ नहीं आया, और यहाँ वो फिक्रा आप लिख देंगे कि न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस।
आगे चल के बच्चों कंटिन्यू रखते हैं। ये डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हाफ यानी 1/2 तो निकल गया। अब ये बच्चों एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन पता है, पीछे निकाली हुई है LT-2, क्योंकि उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ ओवर टाइम का स्क्वायर। ये टी स्क्वायर है तो जस्ट टाइम का स्क्वायर आ गया। T⁻² और T⁻2 इकट्ठे जो हैं ये 2 - 2 कैंसिल होकर T⁻0 बनेगी जो 1 होता है। तो ये क्या बनी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी L बनी। तो उस फार्मूले का जो हमने एक नया बना लिया था अभी, उस फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड की बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड की तो कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट थी, और अभी हमने राइट हैंड साइड की निकाली है तो वो भी फाइनली कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट ही निकली है। चुनाचे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ से साबित हुआ 1 और 2 पीछे जो इक्वेशंस आई हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर ही आई है डायमेंशन ऑफ RHS के। रिजल्ट हुआ कि द फार्मूला, ये जो हाफ x इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर था, इज़, यहाँ बच्चों एक लफ्ज़ आप भी लिख लीजिएगा ज़रा, ये ज़रूरी है, इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये थोड़ा लफ्ज़ एक मिस हुआ है, इज़ डायमेंशनली, डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट है। ये फार्मूला डायमेंशनली सही है। तो इस तरह चेक करते हैं हम किसी फार्मूले को कि डायमेंशन के तौर पर सही है कि नहीं। अगला दूसरा इसका बच्चों यूज़ है। उस दूसरे यूज़ पर जाने से पहले मैं आपको एक मिसाल और देने लगा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर तौर पर क्लियर हो जाए आपका, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, हमारे पास आपकी जानी पहचानी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आइए हम इसको भी चेक करते हैं। VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, ये फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आइए बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हम चेक करने लगे हैं कि ये डायमेंशन के लिहाज से ठीक है कि नहीं है। जब ये चेक करना है तो मतलब आपको पता है, मतलब है कि हमने चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन और पूरी राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आती है कि नहीं। इस एक मिसाल को डिस्कस करते हुए दोनों रूल मैं चेक करके, दोनों रूल्स अप्लाई होते हुए दिखाने लगा हूँ। कौन कौन से दोनों रूल्स बच्चे, कौन कौन से दोनों रूल्स, ये वाले दोनों रूल्स। पहला रूल क्या था, ओनली दोज क्वांटिटीज़, सिर्फ वही क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड टुगेदर और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर हुज डायमेंशंस आर दी सेम। और दूसरा है कि इक्वेशंस डायमेंशनली कंसिस्टेंट होंगी तो सही होंगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। ये दोनों रूल देखिएगा, ये दोनों के दोनों रूल इस एक सोल्यूशन में हम अप्लाई होते हुए देखने लगे हैं। हमने बच्चों चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन, आया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आइए सोल्यूशन शुरू करते हैं, चेक करना है डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो बच्चों मैं लेफ़्ट हैंड साइड की पहले डायमेंशन निकालने लगा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन है फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन। बच्चों वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि लेंथ ओवर टाइम। हम पीछे क्योंकि निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, आपको अलाउड है। वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की आमतौर पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं LT-1 और LT-2 वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्ट ही पुट कर दिया करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकल आई, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ आइए अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड की बच्चों डायमेंशन निकालते हुए ये है पूरी राइट हैंड साइड VI प्लस AT, इस सारे की बच्चों डायमेंशन निकालनी है। ज़रा देखते जाइए आगे हम क्या करने लगे। ये है जी VI, वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी है। चलिए इसको पहले तो हम यूँ कर लेते हैं अलग अलग इस तरह से। तो ये एक्सेलरेशन, उसकी अपनी डायमेंशन हो जाएगी, टाइम की अपनी डायमेंशन हो जाएगी। ये देखिए जी, वेलोसिटी है तो चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी तो उसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है, उसकी डायमेंशन तो वही रहेगी LT⁻⁻1 प्लस एक्सेलरेशन की अब निकाल चुके हुए हैं, कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है पिछले लेक्चर्स में भी और अभी भी। तो एक्सेलरेशन की LT-2 है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट है, तो लेंथ ओवर टाइम का स्क्वायर, और साथ ये वाला T जो था ये टाइम है, तो ये आ गया जी। अब आगे हम इसको फिर मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये बना LT-1, ये डायमेंशन निकल रही है VI की, और इधर ये AT की निकल रही है, प्लस करके A/T की। ये देखिएगा ये बनी L और T⁻2, और ये बच्चों T की पावर ज़ाहिर है 1 थी, तो ये T की पावर साथ 1 आ गई। इकट्ठा कर दें, चले अगला स्टेप, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो ये बना LT-1 प्लस ये बना जी L/T⁻2 प्लस 1, आपको पता है, और आगे हुआ जी LT⁻1 प्लस L/T क्या बनी बच्चों, -2 प्लस 1 -1 बनी। लें जी बच्चों, दो रूल जो अभी दिखाए थे उनमें से पहला साबित हो गया।
ज़रा गौर करें, ये वी आई की डायमेंशन निकाली है एल टी इनवर्स, और इधर सारी जो निकाली है ये ए टी, ए इंटू टी की, वो भी एल टी इनवर्स। तो आपने देखा अगर ये दो फैक्टर ऐड हो रहे थे, अगर ये दो फैक्टर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम है। एक तो ये आपने इस दौरान साबित कर दिया, और दूसरा बच्चों अब आगे मज़ीद बढ़ते हैं। ये बना एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स, ये बना तो वैसे 2 एल टी इनवर्स, लेकिन शो कर तो देते हैं हम, लेकिन साथ ही अगले स्टेप में विच इज़ सिंपली इक्वल टू एल टी इनवर्स ही रहेगा। ये 2 हमें शामिल नहीं करना, बिकॉज ये 3 नुक्ते इस तरह से लगाए मैंने, तो बिकॉज न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले, कुछ याद आया जी, पीछे कई दफ़ा बात हुई थी, न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस। ये 2 लिखा तो आ तो गया, लेकिन अगले स्टेप में इसको फिनिश कर दिया और वजह बता दी। ये तो देखिए क्या निकाला है बच्चों, ये निकाला है राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, ये वो ऊपर से चलती आ रही है, ये वाली, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन। ये देखिए तो क्या बना हमारे पास, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, वो आई थी इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आई थी एल टी इनवर्स, और बच्चों पूरी राइट हैंड साइड की भी एल टी इनवर्स। रिजल्ट तो देखें क्या हुआ, रिजल्ट बच्चों निकला है, ये इक्वेशन 3 है, सॉरी वो 2 आ गई थी, ये 3 है, वो 2 थी, ये 3 है। तो रिजल्ट निकला इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 3 इम्प्लाई दैट, ये दोनों क्या बताती हैं कि एल एच एस की डायमेंशन इज इक्वल टू आर एच एस की डायमेंशन के। हेंस, अभी एक फिक्रा मज़ीद लिखना है, हेंस द इक्वेशन Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट भी कह सकते हैं या कंसिस्टेंट कह दें। कंसिस्टेंट का मतलब भी पूरा उतरना, ओबे करना, करेक्ट होना, सही होना, पूरा उतरना। ये बच्चों जो मैंने अभी तक सारी सोल्यूशन की है, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से चल के ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। दोबारा से आप इसी जहाँ से चाहें इस पूरी वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। रिज़ल्ट क्या लिखा कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों से पता चला कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की है उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, वही डायमेंशन उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की है। तो फिर अभी जारी है, अभी रिज़ल्ट जारी है, ये फिक्रा भी हिस्सा है। हेंस चुनाचे दी इक्वेशन वो जो लिखी थी Vf इक्वल टू Vi प्लस At इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये बच्चों आपको सिर्फ बात समझाने के लिए थी। पहला यूज़ था डायमेंशन का कि कैसे हम चेक करते हैं होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशंस, तो उसकी मैंने एक मिसाल देने के लिए ये समझाया। लेकिन बच्चों ये मिसाल देते देते गौर करना, मैंने आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया, एक न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। ये है जी न्यूमेरिकल नंबर 7। ये पूरा न्यूमेरिकल 7 यही चीज़ है जी। कहता है शो दैट, दिखाइए कि दी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला, ये वाला इजहार, ये वाला फार्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट। और यही तो अभी किया हमने। वेयर उसने कहा वी आई वो वेलोसिटी है जब अभी टाइम स्टार्ट हुआ था, जब इनिशियल, जब अभी टाइम, अभी स्टॉप वॉच 0 शो कर रही थी, अभी टाइम 0 था, यानी इनिशियल वेलोसिटी। टाइम 0 का मतलब वी आई 0 नहीं, टाइम 0 का मतलब उस लम्हे जब हमने स्टॉप वॉच ऑन की, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे उस वक्त टाइम t 0 था, बाद में टाइम बढ़ के t हो गया। तो याद रखिएगा वी आई उस वक्त की वेलोसिटी है जब टाइम t 0 था। इसका मतलब ये नहीं कि t की जगह 0 पुट करना, नहीं, वी आई उस वक्त की वेलोसिटी थी जो इनिशियल टाइम था जब स्टार्ट हुई हमारी स्टॉप वॉच। और a एक्सेलरेशन था और वी एफ वेलोसिटी हो गई थी टाइम t गुजरने पर, यानी पहले टाइम t 0 था जब वी आई वेलोसिटी थी, और बाद में टाइम की कोई बढ़ के वैल्यू t हो गई जब वेलोसिटी वी एफ हो गई। तो मतलब ये कि बस ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये साबित करना है। इसमें वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वी एफ है जब टाइम t गुजर चुका था उस वक्त की वेलोसिटी, और a है एक्सेलरेशन। आप अभी आपने अपनी एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल नंबर 7 बच्चे सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है बच्चों भी। लें जी, ये था एक यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
आगे बच्चों दूसरा भी यूज़ जल्दी से देखते हैं और उसकी एक मिसाल भी अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं। कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे या एक एग्जांपल है, जो भी मैं एक न्यूमेरिकल ही इसके लिए भी कर दूंगा, आप एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद भी देखिएगा, समझ ना आई तो नेक्स्ट टाइम कभी बयान करेंगे इंशाल्लाह। ये वो पहला यूज़ जो था डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशंस का, वो हमने सारा 2 मुख्तलिफ मिसालें देके, एक मिसाल नोट्स पे थी, कुछ उसको बयान किया, और चेकिंग दी होमोजेनिटी, टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, वो सारा बयान हो गया। और दूसरी मैंने आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 करवा के आपको यही मिसाल दूसरी वाली देके ये फिर से समझा दिया ये बात। अब एक छोटा सा पॉइंट, जी दूसरा यूज़ है बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का, डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूला। एक मुमकिन फार्मूला डिराइव करना है, डायमेंशंस को यूज़ करके अखज़ करना है, डिराइव करना है कोई मुमकिन फार्मूला। यहाँ क्या लिखा है, बताया ये गया कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई नया फार्मूला भी बच्चों बना सकते हैं डायमेंशंस की मदद से, याद रखिएगा। अभी देखते हैं मसलन कैसे बनाना है, उसकी आपकी एक एग्जांपल भी है किताब में, एग्जांपल नंबर 5 है उसकी एक्सप्लेनेशन, और कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, कोई तकरीबन 2 न्यूमेरिकल कह दीजिए, एक न्यूमेरिकल नंबर 8 होगा और किसी हद तक न्यूमेरिकल नंबर 10 में भी इसी चीज़ का इशारा होगा। तो मैं आपको मसलन कोई एक न्यूमेरिकल अभी करवा देता हूँ, फिर कभी वो एग्जांपल वगैरह भी देख लेंगे। तो डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूले में क्या बात हो रही है, वो कहता है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये जो डायमेंशंस वाला तज्जिया या डायमेंशन का जो तरीक़ाकार है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का मुमकिन फार्मूला बनाने के लिए भी। डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव द पॉसिबल फार्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, कोई फोर्स, कोई टाइम पीरियड किसी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फार्मूला कहा गया जी बनाएं, पहली दफ़ा कोई डिराइव करें, तो हम डिराइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, ये आगे कैपिटल ABC में लिखा, बशर्ते के प्रोवाइडेड दैट वी आर गिवन द पॉसिबल फैक्टर्स अपॉन विच दिस क्वांटिटी में डिपेंड। बशर्ते के हमें वो मुमकिन अवामिल, वो मुमकिन फैक्टर्स पता हों जिनके ऊपर वो क्वांटिटी डिपेंड कर सकती है, वो अगर गिवन हो तो फिर हम डायमेंशंस की मदद से उस क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन इसकी जो है वो है जी, सॉल्व करें एग्जांपल नंबर 1.5। ये फ़िलहाल आपकी किताब के ऊपर सॉल्व है, ये चलिए मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ, मैं आपको एक अनसॉल्व जो था न्यूमेरिकल वो आपको करवा देता हूँ। लेकिन पीछे भी एक और भी बताऊं, ऐसे ही एक एक्सरसाइज पिछले हिस्से की भी है कि आपने जो फिजिकल इक्वेशन चेक करनी होती है कि वो सही है कि नहीं, उसके लिए भी है। एग्जांपल नंबर 4 है जो बाद में हम डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे, वो भी एक लिखी एक्सरसाइज और एक इसकी भी है। और ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हुआ जी। डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूले की मिसाल देता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल ही सॉल्व करता हूँ और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जल्दी से फिर बयान कर दूँ कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का मुमकिन फार्मूला बनाने के लिए, डिराइव करने के लिए, बशर्ते कि वो क्वांटिटी किन किन अवामिल पर या किन चीज़ों पर, किन क्वांटिटीज़ पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, वो हमें अगर कुछ उनका आइडिया हो, वो हमें अगर मालूम हो कि किन पर डिपेंड कर सकती है वो क्वांटिटी, तो हम फिर फार्मूला उसका डायमेंशन से डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। लेकिन जी बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश माशाल्लाह, थ्योरी आपकी मुकम्मल। बस ये एक एग्जांपल अभी बयान करके और मामला फिनिश करते हैं। चलिए, ये जो अभी पढ़ा है कि फार्मूला डिराइव करना है किसी क्वांटिटी का, तो कैसे करना है आइए हम उसको देखते हैं। ये मैं बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 आपके लिए करके देने लगा हूँ इस बात की वजाहत के लिए, और फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आपके सामने उसका स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल नंबर 8 का। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू ए मीडियम, किसी मीडियम में से कोई हवा में से या किसी धात में से या किसी लिक्विड में से, किसी गैस में से, मीडियम है कोई, तो उसमें से साउंड चलनी है, तो उसकी जो स्पीड है वो v है। मे बी अज्यूम्ड, ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि वो स्पीड जो है वो डिपेंड करती है ऑन 2 चीज़ों पे। अभी बताया था हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर वो फैक्टर्स हमें पता हों कि जिनके ऊपर वो चीज़ डिपेंड कर सकती है। तो फ़र्ज़ कर लें कि स्पीड जो है किसी मीडियम में, स्पीड ऑफ साउंड वो डिपेंड करती है किस पे, द डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम, एंड नंबर 2 इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E क्या है वो बता दिया है, विच इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है आप वाकिफ़ हैं उससे, स्ट्रेन से भी वाकिफ़ हैं आप। और करना क्या है, डिड्यूस, अखज़ कीजिए, निकालिए, डिराइव कीजिए बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस के तरीके से निकालिए द फार्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला निकालिए, और वो उसका आंसर वैसे ये दिया भी हुआ है। हमें ये फार्मूला बनाना है बच्चों, ये आंसर आपके पास ही है, ये टेक्स्ट बुक में उसने 7 आंसर भी दिए हैं, ताकि आप जब फार्मूला फाइनल बनाएं तो आपको पता हो कि ये हमने सही किया कि नहीं। तो ये देखें, ये फार्मूला अभी बनाने जा रहे हैं हम। v = कोई कांस्टेंट इंटू E/रो अंडर रूट। लें जी, स्टेटमेंट आपने देख ली है
और हम जल्दी से ये स्टेप्स करते हैं और उसके बाद ही हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। लें जी बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल आपका था, न्यूमेरिकल नंबर 1.8, हमें क्या कहा गया, हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का फार्मूला निकालना है। और ये मैं लाइन लगा लेता हूँ जी, ताकि ज़रा बाद में हमें थोड़ा आसानी रहे पेज को मैनेज करने में। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला निकालना है और फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड हो सकती है वो दो हमें बताए गए हैं। एक तो डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम, और डेंसिटी फार्मूला बच्चों पता है आपको, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये सबको पता है। और दूसरा उसने बताया ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो खुद उसने अभी अभी देखा, आपने बताया कि वो है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मैं यहाँ आपके लिए लिख दूँ जल्दी से, स्ट्रेस क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, नई चीज़ नहीं है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब कोई फोर्स लगे किसी यूनिट एरिया पर, उसमें कोई तब्दीली, कोई डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए, तो उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन बच्चों क्या होती है, आपने जो पढ़ी हुई है, आपने तो पढ़ी हुई है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये फार्मूले आपको दो पता हैं, स्ट्रेस के भी स्ट्रेन के भी। लें जी, ये चीज़ें इब्तदाई हो गई। बात शुरू करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में बच्चों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि वो जिस क्वांटिटी का फार्मूला निकालना है, ये है स्पीड, आपने उसको प्रोपोर्शनल ले लेना है कि जी लेट, आइए फ़र्ज़ कीजिए स्पीड जो थी वो जो दो चीज़ें दी हैं उनके प्रोपोर्शनल थी, लेकिन वो इस तरह प्रोपोर्शनल थी कि उनमें से पहली चीज़ की कोई पावर ए है, ये बाद में पावर क्या है निकाल के फार्मूला फाइनल बनाना है, और दूसरी चीज़ जो है उसकी पावर बी। हमें कहा गया कि स्पीड जो वी थी वो इन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट हो सकती है, तो जिन पर हो सकती है उनमें से एक को कह दिया उसकी पावर ए और दूसरी उसकी पावर बी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने, आपको पता प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, तो क्या करना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बच्चों चेंज करें तो कोई कांस्टेंट साथ होता है। ये मैट्रिक में आप सब चीज़ें सीख चुके हुए हैं। कांस्टेंट कोई आएगा यहाँ पर, और इनटू रो की पावर ए इंटू ई की पावर बी। लें जी, ये हम इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 क्या छोड़ता हूँ इस जगह पे। अब आपने ये करना है कि दोनों तरफ की डायमेंशंस लेनी है, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने v की डायमेंशन लिखा कि लेनी है। कांस्टेंट जो होता है बच्चों साथ मल्टीप्लाई होना, इसकी नहीं, हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसकी डायमेंशन क्या है ये हम यहाँ नहीं डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, ये नहीं शो कर सकते। कांस्टेंट को हमने ऐसा ही लिखना है कि बस जी ये जो कांस्टेंट है ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई साथ आना है, बाद में मल्टीप्लाई होना। और रो की डायमेंशन, रो की पावर ए है, साथ रो की डायमेंशन उसकी पावर ए, और ई की डायमेंशन उसकी पावर बच्चों बी। आगे चल के हमने फिर इनकी डायमेंशंस अब लिखनी है। मैं इसको अभी इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। अब बच्चों इनकी हमने डायमेंशंस, इनमें से जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों इस इक्वेशन नंबर 2 की, वो तो खैर डायमेंशन v की डायमेंशन जो है वो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बार बार कह चुके हैं। स्पीड है उसकी डायमेंशन L/T इनवर्स है। चलिए ये इक्वेशन नंबर 3 हमने बोल दी, ये हमें पता है। और इस इक्वेशन 2 में जो राइट हैंड साइड है रो है और ई है, वो ऊपर उनके फार्मूले लिखे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो मैं यहाँ पर रो का फार्मूला लिख दूँ, रो अभी बताया था मास ओवर वॉल्यूम। अब बच्चों मास की यहाँ एक मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ कि आप रो की यूनिट लिख दें किलोग्राम, रो की यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मास की किलोग्राम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इनकी डायमेंशंस बनी, किलोग्राम है मास, क्यूबिक मीटर क्या है वॉल्यूम की यूनिट, तो वो है लेंथ का क्यूब, क्यूबिक मीटर लेंथ का क्यूब। लें जी, यूनिट से डायमेंशन भी, ये भी एक तरीका है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये बनी m/L क्यूब, और ये बनी जी m और L की पावर -3 ऊपर चला गया, ये जो क्यूब था ये ऊपर। ये हमें अब रो की भी डायमेंशन हमने देख ली, डायमेंशन, ये मैंने डायमेंशन की सिंबल भी लिख दी। ऐसे ही बच्चों ई जो है वो लिखा हुआ है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। ई क्योंकि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है,
तो इसकी डायमेंशन ज़ाहिर होगी स्ट्रेस की डायमेंशन डिवाइडेड बाई स्ट्रेन की डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, तो ई की डायमेंशन होगी, स्ट्रेस का फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, ये आपके सामने। तो ये बना जी फोर्स ओवर एरिया की डायमेंशन डिवाइडेड बाई, जो बटे में स्ट्रेन है, जो बटे में स्ट्रेन है, मैं इसको डिवाइड बाई की सिंबल लिख के कह दूँ तो ये इसकी भी डायमेंशन है बच्चों, फोर्स की, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, और स्ट्रेन की डेल्टा एल ओवर एल। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स है F इज इक्वल टू एम में मैंने उसकी जगह उसका फार्मूला लिख दिया, ओवर एरिया है, तो एरिया होता है वैसे लेंथ का स्क्वायर, अभी उसको कैपिटल ए ही चलिए लिख देते हैं, बाद में उसकी डायमेंशन पुट करेंगे। स्मॉल ए और कैपिटल ए में अब फ़र्क याद रहे, स्मॉल ए और कैपिटल ए में फ़र्क याद रहे, वो है एक्सेलरेशन और ये है एरिया। और डिवाइड है, मैं इसको अगर डिवाइड को हम आपको पता है मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको पलटा सकते हैं, ये एल ओवर डेल्टा एल लिख दिया तो कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये निकल रही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन, जो बाद में हमने पुट करनी है इस जगह पे जाके। रो की यहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, और ई की यहाँ पुट करनी है। अभी पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एम है जी मैस, उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम। अब मैं सब की डायमेंशन बच्चों लिखने लगा हूँ। ए है एक्सेलरेशन, पीछे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, एल टी की पावर -2, और डिवाइडेड बाई ये एरिया है, एरिया की निकाली थी पिछले लेक्चर में, ये आपको पता है एल स्क्वायर है क्योंकि उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। आगे है जी ये बच्चों ऊपर है लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर, तो वो कैपिटल एल उसकी आपको पता है डायमेंशन है। नीचे में चेंज इन लेंथ है बच्चों, चेंज इन लेंथ की भी मीटर है, क्योंकि लेंथ की अगर मीटर है तो फिर चेंज इन लेंथ है 4 मीटर -2 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। लेंथ की मीटर है तो चेंज इन लेंथ की भी मीटर ही है, इसका मतलब हुआ यहाँ भी लेंथ ही है, चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो ए लेंथ। ये बाय द वे एल से एल इधर ही कैंसिल कर दिया, इधर ही फिनिश करके मामला ख़त्म कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन बच्चों निकली m की पावर 1 कह दें, या जस्ट चलिए 1 कह देते हैं, और l, ये l की पावर ऊपर 1 थी, नीचे 2 है, ये 2 ऊपर जाके क्या होनी है -2। तो मैं एक स्टेप फिर आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, बेशक आप अब कर सकते हैं खुद। ये l ऊपर गया तो -2, 1 -2 ये बना -1। उम्मीद है ये समझ आ गई है, नहीं तो आप खुद साइड पे स्टेप को कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। लें जी बच्चों, ये हमारे पास पीछे आ गई थी डेंसिटी की डायमेंशन m l की पावर -3, और ये आ गई है इलास्टिक मॉडुलस की, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन पूरी आपके सामने सॉल्व की, ये आ गई है। अब हम इक्वेशन 2 की तरफ यहाँ लौटते हैं। मैं सब की डायमेंशंस पुट करने लगा हूँ जी। इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से ये देखिए जी, सब की डायमेंशंस पुट करने लगा हूँ। तो इसमें वेलोसिटी की आपको पता है एल टी इनवर्स है, वो पुट कर दी, लिख दी, इज़ इक्वल टू, और वो जो कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन, ये याद रखना, इस कांस्टेंट की हम यहाँ डायमेंशन नहीं लिखा करते, ये बाहर कोई फ़र्ज़ कर लेंगे कोई नंबर होगा शायद कांस्टेंट, कोई 4 पाई या कोई 2 या कोई पता नहीं कितना नंबर है, ये इसकी डायमेंशन नहीं है। हम इसकी डायरेक्ट सिर्फ वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे, और रो की पावर ए है, रो की अब डायमेंशन निकाल चुके हैं, ये है m l की पावर -3, और क्योंकि रो की पावर a थी तो इस सारे की पावर a। आगे बच्चों ये अभी e की पावर हमने, ये e की डायमेंशन निकाली है, ये आपके सामने, और e की पावर b थी, तो जो e की डायमेंशन है वो लिख दें, m की 1, यहाँ भी आप m को 1 बाय द वे कह सकते हैं, और यहाँ l को 1 कह सकते हैं पीछे, और m की 1, l की पावर -1, t की पावर -2, ये सारे की पावर बच्चों आ गई b, क्योंकि यहाँ पर e की पावर b थी। सिंपली क्या किया, इक्वेशन 2 को दोबारा लिखा। इस कांस्टेंट का रोल नहीं होता डायमेंशन में, कोई नंबर होने का चांस हो सकता है, ये वाला कांस्टेंट आमतौर पे, तो ये हमने इसकी डायमेंशन नहीं लिखनी, बस v की डायमेंशन लिखी। रो की पावर a है तो रो की डायमेंशन जो निकाली थी उसको लिख दिया, और उसकी पावर a, और e की पावर b थी तो e की डायमेंशन है उसकी पावर b लिख दी। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या करना है, अगले स्टेप में हमने सिंपली ये करना है कि हमने दोनों तरफ जो है वो, एक तो ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों तरफ पावरें जो हैं, पावर्स जो हैं m और l और t की, उनको कंपेयर करना है, और फिर सोल्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। पहले 2-3 स्टेप ये करते हैं। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ भी m की पावर 1 है ये बच्चों, और बाहर इसके पावर ऊपर a है। मैं पहले इसको अगर मैं a पावर अंदर अप्लाई कर दूँ तो बना m की पावर 1, और ऊपर पावर की फिर पावर, तो वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बना m की पावर a। पता है आपको क्या हुआ। ऐसे ही ये 2 पावर्स अपन मल्टीप्लाई हो जाएंगी, l की पावर -3a, ये मैंने इसको लिख दिया। और आगे जी इसको भी खोलिए तो m की पावर, ये b के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ b,
ये b लिखा है, और l की पावर -1 इंटू बी, ये -b, और t की पावर बच्चों -2b। अगले स्टेप में ये m 2 दफ़ा था, m की पावर a और m की पावर b बना m की पावर a प्लस b। इधर l की पावर है -3a और वो है l की पावर -b, तो ये बना -3a -b। ऐसे ही बच्चों जो अगला है, ये इधर t नहीं था, इधर अकेला ही बस t है, तो ये t की पावर -2b सीधी सीधी आ गई। मैंने सिंपली आपस में इनको इकट्ठा कर दिया। आम सा मैथमेटिक्स है जो बड़ी दफ़ा आप अलजबरा ये यूज़ कर चुके हुए हैं। इधर वही आ रहा है l की पावर 1 t की पावर -1, ये वही है। इस स्टेप पर बच्चों आके आपने अब ये करना है, दोनों तरफ m l और t की पावर्स इक्वेट करनी है। और यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ असल में m नहीं है तो यहाँ m की पावर 0 है बच्चों। यहाँ क्या लिखना है, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ। इधर बच्चों m नहीं है, इसका मतलब है m की पावर 0 है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ, मैं चलिए अब टाइम नहीं ज़ाया करता, जगह भी थोड़ी सी रह गई है, हम इसको फिनिश करते हैं इधर ही। तो बच्चों ये देखें, इधर है नंबर 1 फॉर m की मैं पावर इक्वेट करने लगा हूँ, तो देखिएगा इधर m की पावर क्या है 0 और इधर m की पावर क्या है a प्लस b। मैंने ये एक इक्वेशन बना ली, a प्लस b इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको ये रोमन में 1 कह दिया। ये एक इक्वेशन मेरे पास ये निकल आई है पावर्स के लिए। ऐसे ही फॉर l के लिए अगर मैं दोनों तरफ इक्वेट करूँ, ये इधर पावर 1 है और उधर बच्चों -3a -b है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने रोमन में ये लिख ली। एक और मेरे पास रिलेशन आ गया। जी इसी तरह बच्चों ये फॉर t, दोनों तरफ जो इस इक्वेशन में दोनों तरफ अगर हम t की भी उसी तरह से पावर्स इक्वेट करें, तो वो देखिए इधर t की पावर -1 है, ये बना -1 इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ t की पावर -2b। आप देख रहे हैं यहाँ से एक इक्वेशन नंबर 3, ये रोमन में इक्वेशन 3 मैंने लिख दी। ले बच्चों अब यहाँ से हमें फ़ौरन ज़रा देखिएगा, ये जो तीसरी इक्वेशन आई है इसको मैं आगे चला सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं b निकालना चाहूँ तो -1 ओवर -2, ये -2 उधर जाके नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन से इससे मुझे b की वैल्यू मिल गई है 1/2, और जब b की वैल्यू मिल गई ना जी, तो फिर बड़ा ही काम आसान हो गया। मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में से ये वाली वैल्यू इधर पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। तो बच्चे देखना, ये जो इक्वेशन 1 थी रोमन वाली इक्वेशन 1, उसमें ज़रा देखिएगा मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ 0 इज़ इक्वल टू a, और b की वैल्यू थी 1/2 तो +1/2, और ये 1/2 उधर गया तो 0 -1/2 बनेगा, तो a बच्चों बन गया -1/2। और हमें बच्चों ज़रूरत ही नहीं पड़ी इक्वेशन नंबर 2 को छेड़ने की। अगर इसको भी अगर कोई वैल्यूज़ सारी ना मिलती, हमें 2 ही वैल्यू चाहिए, a की और b की वैल्यू बच्चों चाहिए होगी इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, तो फिर ये फार्मूला बनेगा जो हमें चाहिए। अगर हमें a और b के अलावा कोई c भी होता, कोई d होता, कोई और वैल्यू चाहिए होती, तो शायद इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती। अब दोनों क्योंकि मिल गई हैं तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, बस इन दोनों में से a और b मिल गए हैं। मैं सिंपली इक्वेशन 1 की तरफ आऊँगा और फार्मूला बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो थी, ये वाली इक्वेशन 1, एक तो मैंने ये रोमन वाली लिखी है 1 2 3, अब जो मेन थी इक्वेशन 1 उस पर आइए। तो अब हमें क्योंकि मिल गया है a की भी वैल्यू, b की भी वैल्यू, तो ज़रा देखिएगा ये मैंने क्या किया, रो की पावर a है, a की वैल्यू अभी क्या आई है -1/2, रो की हुई -1/2, और e की पावर b थी तो b बच्चे अभी आई है 1/2, e की पावर 1/2। मज़ीद इसको हम आगे बना सकते हैं, ये बना जी कांस्टेंट इनटू, ये पूरा लफ्ज़ कांस्टेंट लिखने की बजाय एंड वाले t ये तरीका होता है पूरा लफ्ज़। वैसे तो स्पेलिंग आपको पता है, ये ना समझिएगा कि सर को स्पेलिंग नहीं आते तो सर कर रहे हैं, वो असल में ये तरीका होता है कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये जब जल्दी जल्दी लिखना हो तो इस तरह करके लिख देते हैं। ये परेशान नहीं होना कि ये सर ने स्पेलिंग सही नहीं लिखी। अच्छा, तो हम ये देखिए e की पावर 1/2 है, ये हमने लिख दिया e की पावर 1/2, और बच्चे जो माइनस पावर होती है आपको पता है वो बटे के नीचे होती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये फार्मूला बना। लेकिन मज़ीद आपको पता है ना कि ये जो पावर 1/2 है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है
ई की अंडर रूट और रो की भी अंडर रूट, और क्योंकि दोनों अंडर रूट हैं तो अगले स्टेप में सिंपली ये बच्चों हम लिख सकते हैं ई ओवर रो होल अंडर रूट। कुछ याद आया आपको? यही तो वो फार्मूला है जो हमने बच्चों बनाना था। ये वो फार्मूला है जो शुरू में यहाँ पे मैंने बता दिया था ऑलरेडी, आपकी किताब पे ये दिया हुआ है कि ये बनना है v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ई ओवर रो अंडर रूट। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बच्चों? ये थोड़ी परेशानी की बात एक हमारे लिए है कि हम ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकेंगे। ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस इसकी वैल्यू नहीं बताता, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, याद रखिएगा, कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ये असूल याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। ये एक्सपेरिमेंट्स करके मिलती है इसकी वैल्यू। हमें ई की वैल्यू निकालनी होती है, रो की वैल्यू निकालनी होती है, स्पीड की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकालनी होती है, फिर ये ई ओवर रो अंडर रूट पूरा ही जाके बटे के नीचे वी के नीचे आ जाएगा, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके फिर कांस्टेंट निकलेगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती, ये भी बात एक बड़ी ख़ास है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, इट कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से बच्चों हम सिंपली फार्मूला डिराइव कर सकते हैं विदाउट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। ये फार्मूला बन गया, अब कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकलेगी। ये पूरी सोल्यूशन आपके सामने है जी। हमने जल्दी से, मैं मुख्तसरन बयान कर दूं, हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव्स निकालने था उसका फार्मूला, और हमें क्या दिया गया कि इन दो चीज़ों पे लगता है कि डिपेंड करता है। पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पीड डिपेंड कर सकती है। रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें से साउंड चलनी है, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पता थी, उसका फार्मूला। सोल्यूशन तरीका ये होता है फार्मूला डिराइव करने का कि जिस चीज़ का फार्मूला निकालना है उसको प्रोपोर्शनल टू वो जो भी फैक्टर हैं जो गिवन हैं उनके, और उनकी कोई पावर्स देते हैं एक्स वाई या ए बी, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया, कांस्टेंट है, ये रो की पावर है, ए की पावर बी, ये इक्वेशन दोनों की डायमेंशंस ले ली। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 की तरफ आखिर में लौटना है जब ए और बी मिल जाएंगे, जो हमने अभी देखे हैं। डायमेंशन ले ली, डायमेंशन में ये कांस्टेंट शामिल नहीं किया करते, बस डायमेंशंस इसकी और इसकी। स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स थी, डेंसिटी की ये निकाल दी आपके सामने। इलास्टिक मॉडुलस की स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, उसको पूरा सॉल्व किया। स्ट्रेस का फार्मूला स्ट्रेन का, उसको पूरा निकाल के सॉल्व करके उस तब तक जब तक एम एल और टी नहीं बन गए, ये आ गई। और फिर इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो ये आपके सामने है। इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो हमने इसमें फिर ये पुट की सब की वैल्यूज़, सब की डायमेंशंस, वी की डायमेंशन, रो की भी और ई की भी, ये पुट की। रो की पावर ए थी, रो की पावर ए, डायमेंशन की पावर ए, ई की पावर बी थी, तो ई की जो डायमेंशन है उसकी पावर बी। और आगे चल के बच्चों इसको सॉल्व किया। ये एम से मिला दिए, एम की पहले तो ये ए अंदर अप्लाई कर दिया, बी की पावर अंदर अप्लाई कर दी सबके साथ, फिर एम और एम ये दो दफ़ा थे ए प्लस बी। एल की पावरें जो थी वो आपस में इस तरह से आ गई, -3 ए और -b, और टी अकेला ही था, टी -2 b। ये जब बन गई सूरत हाल कि एम की इकट्ठी एक कोई पावर एल एक दफ़ा आ गया, टी एक दफ़ा आ गया, और ये एल टी इनवर्स है, तो फिर दोनों तरफ जस्ट इक्वेट की हैं पावर्स किसकी, एम एल और टी की। पहले एम की इक्वेट की, इधर एम नहीं है मतलब पावर 0 है एम की, इधर एम की पावर 0, उधर क्या है ए प्लस बी, वो लिख दी। और फिर एल को लिया, इधर एल की पावर 1 है, उधर -3 ए माइनस बी, वो लिख दिया, 1 = -3 ए माइनस बी। इसी तरह टी के लिए इधर टी की पावर -1 है और उधर -2b है। इन इक्वेशंस को बच्चों देखते ही कुछ हमें ए और बी मिल गए, इनमें से इसमें से बी मिल गया पहले, और वो पुट कर दिया पीछे इक्वेशन 1 में, तो ए भी मिल गया। बस ये जो ही मिल गए वापस इक्वेशन 1 में लौटना है। तो वापस इक्वेशन 1 में हमने दोबारा, इक्वेशन 1 थी v = कांस्टेंट रो की पावर ए, ई की पावर बी, ये दोबारा लिखी, और वही जो रो की पावर ए है -1/2 वो इधर लिख दिया, और ई की पावर जो आई है बी जो कि 1/2 वो लिख दिया, -1/2 नीचे आ गया बटे के। 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है, और इकट्ठा अंडर रूट, ये कांस्टेंट आ गया। लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ कि जो इस कांस्टेंट की वैल्यू है ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती, ये थोड़ा सा एक मसला है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये एक्सपेरिमेंट से मिलती है। थैंक यू वेरी मच।